तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस है और साइंस में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, परमाणु और अणु। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि परमाणु होता क्या है और किन किन लोगों में किन किन समयों में परमाणु के बारे में बताया। हालांकि परमाणु की अगर हम बात करें कि परमाणु कब अस्तित्व में आया, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। बहुत समय पहले, जब बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा तुमने, जब हमारा ब्रह्मांड बना था तो उस समय ही परमाणु भी बना था। अब सबसे पहले जो बनने वाले परमाणु थे, ऐसा माना जाता है हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि सबसे ईजीएस्ट परमाणु है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते हैं। इन्हीं का निर्माण सबसे पहले हुआ था। अब यहाँ पर देखने वाले हम लोग कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है। रासायनिक संयोग क्या मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व जो है मिल करके, जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो रासायनिक संयोग कहलाता है। लेकिन क्या रासायनिक संयोग में ऐसे ही संयोग हो जाता है या फिर कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ नियम के अनुसार ही संयोग होता है? तो जब भी केमिकली रूप से यानी रासायनिक रूप से दो पदार्थ मिलेगा और यौगिक का निर्माण करेगा, तो वहाँ पर कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार ही एक नए यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। देखो, तत्वों के संयोग से यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होती है, जिसको हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। मतलब मान लो अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मन वैसे बना लिए। जो पहले से नियम है उसी नियम के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जल बनाने की बात होगा। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ नियम लगेगा, उस नियम के अनुसार ही नए कंपाउंड का निर्माण होगा। अगर उस नियम को हम फॉलो नहीं करते हैं तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। कुल कितने नियम हैं? कुल 5 नियम यहाँ पर हम देख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैर-लुसेक का नियम और अवोगाद्रो का नियम। जिसमें से हमको जो है ना मेनली यहाँ पर 2 नियम पढ़ने हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। बाकी का जो 3 नियम है वो हमको 11th क्लास में पढ़ना है, वहाँ पर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। और ये नियम इतना टफ ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा नियम है। हालांकि दोनों नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम है, दोनों नियम आसान है, यहाँ पर कोई भी नियम डिफिकल्ट नहीं है। ये नियम दिया था 1774 ईस्वी में लववाजे ने। लववाजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नियम की खोज की थी। खोज क्या की थी? पता लगाया था। देखो, जितने भी नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, या विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, या फिजिक्स में जितने भी खोज हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो खोज होने से पहले वो घटना अस्तित्व में नहीं था। अस्तित्व में तो था, लेकिन पता पहली बार लगाया गया। लोगों को ये पता चल गया कि ये रूल क्या है इसके पीछे का। मतलब क्या कर रहे हैं कि रूल है पहले से, वो सारी बातें पहले से है, सिर्फ हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, यहाँ तक कि नए पदार्थ बनाने की बात करें, बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी नए पदार्थ बना दिया जाता है प्रयोगशाला में, तो वो भी हमको कहाँ से जानकारी मिलती है कि नया पदार्थ कैसे बनेगा? वो भी नियम से, जो पीछे नियम है पड़ा हुआ, उस नियम से ही मिलता है। जो प्राकृतिक में नियम है, उसी नियम से नए पदार्थ बनाने के बारे में भी जानकारी हमको मिलता है। तो 1774 ईस्वी में लववाजे ने इस नियम को दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कोई भी रिएक्शन करा लो, केमिकल रिएक्शन करा लो, उसमें ना तो पदार्थ बनेगा, ना ही उसमें पदार्थ का विनाश होगा। मतलब जो मूल पदार्थ है ना, जो एटम्स है, कहने का मतलब कहने का मेन मतलब क्या है कि एटम्स को ना ही बना सकते हैं, ना ही तोड़ बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, एटम कभी भी खत्म नहीं होता, ये कहने का मतलब। तुम कुछ भी बना लो, एटम्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एटम बर्बाद नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी नए पदार्थ का ना ही निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। तो यहाँ नए पदार्थ का मतलब ये है कि एटम ना ही बनता है, ना ही विनाश होता है, सिर्फ रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज होने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें कि हम बना रहे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जल बना रहे हैं, तो क्या ये खत्म हो जाएगा? क्या नहीं खत्म हुआ ना। हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, सिर्फ रीअरेंज होकर के ये जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो खत्म नहीं होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन देख ले, कार्बन ऑक्सीजन देख ले, ये CO2 होता है।
तो ये खत्म तो नहीं हो रहा है ना, रीअरेंज हो रहा है। टर्म इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, लेकिन एक दूसरे से मिल जाता है एक दूसरे प्रकार से, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है। सपोज द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब क्या होता है। सपोज तुम्हारे पास दो पदार्थ है, ए है, बी है, और ये बना दिया तुम्हारा C+D। ये इस तरह से तुम्हारे पास बन करके ये रासायनिक संयोग हो रहा है मान। तो ए है A ग्राम, बी है B ग्राम, सी है C ग्राम और डी है D ग्राम। तो रासायनिक संयोग का मतलब क्या है कि जितना अभिकारक में हमने पदार्थ लिया था, मतलब जितने पदार्थों को हमने मिलाया था, नया जो बनने वाला पदार्थ है वो भी उतना ही होगा। इसका मतलब A+B ग्राम बराबर होगा C+D ग्राम के बदले में, ये बराबर होगा। इसी को बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। उदाहरण ले रहे, देखो इसको दिखाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक इस आकार की हम नली लेते हैं, इस आकार की हम नली ले लेते हैं, ठीक है। अब इस आकार की नली क्यों ले रहे हैं ये पता चलेगा। इस आकार की एक नली लेंगे, एक में ले लेंगे, हमको रखना है NaCl और दूसरे में रखना है NaCl और AgNO3, ठीक है। तो ये रखना है हमको, एक में सिल्वर नाइट्रेट रखना है, दूसरे में NaCl रखना है। यहाँ तक तुमको रखना है, इससे आगे तक नहीं रखना है। अब इस दोनों को क्या करना है, पहले मिलाना नहीं है, पहले तो रखा हुआ था, इसको हम तौल लेंगे। इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, वजन आएगा। मानो मेरा जो है ना NaCl जो है वो A ग्राम है, ठीक है, और AgNO3 ये मान लो B ग्राम है। ये तौल करके हमने यहाँ से निकाल दिया, NaCl का A ग्राम और AgNO3 का B ग्राम। अब जब दोनों को मिला देंगे, अब तिरछा करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जगह खाली है, तो जब थोड़ा सा उल्टेंगे तो दोनों एक दूसरे में क्या होगा, मिक्स होगा। हमको मिक्स कर देना है। मिक्स होने के बाद ये रिएक्शन हो जाएगा। देखो रिएक्शन कैसे होगा, ये हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3, ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब दो नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये दो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो अभिक्रिया किया था, हमने जोड़ लिया था कि A ग्राम NaCl, B ग्राम हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। अब जब अभिक्रिया हो जाएगा, ये सारा पदार्थ बन जाएगा, तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभिक्रिया करा दिया। यहाँ पर तौल तो लिया था, इसके पहले फिर से एक बार तौलना है इसको। अब एक बार फिर से जब हम तौलेंगे तो हमको भार उतना ही मिलने वाला है। पहले का भार था दोनों मिला करके A+B ग्राम, और अभिक्रिया के बाद भी भार देखेंगे तो वो कितना होगा, A+B ग्राम ही होगा। इसी को तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है, कि NaCl पहले जितना था, AgNO3 जितना था, जो नया पदार्थ बना है वो भी क्या है, उसका भी वेट उतना ही है। लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको जब गर्म करते हैं हम लोग तो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO+ बनाता है, तथा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये बना देता है तुम्हारा, ठीक है। कह रहा है जब कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम, ये कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम है और अपघटित होकर पूर्ण रूप से अपघटित होता है, ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है पूर्ण रूप से, कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम बना देता है। 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 कितना बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो ये मान लेते हैं कि CO2 जो है ना हमारा X ग्राम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है हमको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, ये होगा अभिकारक का द्रव्यमान बराबर में उत्पाद का द्रव्यमान, ये होता है।
यानी कि अभिकारक का जो द्रव्यमान है, जो जितने भी तत्व अभिकारक में, तत्व बोले जितने भी यौगिक कंपाउंड है ना, सारा के जितना भी द्रव्यमान है सबको ऐड कर लो। तो यहाँ पर एक ही है CaCO3, इसको हम रख लेंगे। अभिकारक में है 10 ग्राम और इधर हमारा उत्पाद में कितना ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम है और CO2 हमने माना है x ग्राम में। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखेंगे ये तो इक्वेशन बन गया हमारा। अगर इसको इधर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, x ग्राम बराबर 10 माइनस 5.6 ग्राम। तो घटाओ इसको, 10 में से घटा दोगे कितना हो जाएगा 6 ग्राम। 0, 10 में से 6 4 और बच गया 9 में से 5 4.40 ग्राम। तो CO2 का वेट कितना आ गया हमारा 4.40 ग्राम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे कौन सा हमारा दूसरा जो नियम है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।